अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि एक महीने भगवान सूर्य जो है लगभग एक राशि पर संचरण करते हैं। अभी तक भगवान सूर्य अपनी राशि यानी उनकी स्वयं की राशि सिंह राशि पर संचरण कर रहे थे। अब 16 सितंबर की रात्रि में 1:13 पर वह अगली राशि यानी बुध की राशि पर संचरण करेंगे। सिंह से कन्या राशि पर संचरण करने जाएंगे। इसी के साथ वहां पर जो ऑलरेडी पहले से दो ग्रह वहां पर विराजमान है, एक तो बुध और दूसरा वहां पर मंगल है। अगर हम बुध की भी बात करें तो बुध यहाँ पर 22 तारीख को परिवर्तन कर जाएंगे। 8:15 पर ये तुला में चले जाएंगे। अब खास बात यहां पर इस गोचर काल में मंगल का उनका संयोग रहेगा और पराक्रम का योग जो है यहां पर बनेगा। कौन सी खास राशियां हैं जिनको यहां पर विशेष लाभ प्राप्त होगा, मैं मेष से मीन राशियों के पर्यंत यहां पर चर्चा करने वाला हूं। क्रमशः सभी राशियों की चर्चा करूंगा। दर्शकों फटाफट हम लोग यहां पर इस शुभाशुभ परिणाम को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा सूर्य अपनी राशि से बुध की राशि पर जा रहे हैं। बुध उनके मित्र हैं और उन्हीं की राशि पर वो पहुंच रहे हैं। क्या यहां पर परिणाम रहेगा, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के हिसाब से यहां पर देखा जाए, देखिए एक चीज और है, मैं कार्यक्रम को शुरुआत करूं। कुछ लोग बाद में कमेंट्स में लिखते हैं कि ये कौन सी राशि है, लगन राशि या चंद्र राशि। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब भी राशि की बात आती है तो राशि चंद्र राशि ही होती है। लगन के आधार पर लगन अलग विषय होता है और राशि की जब बात आती है तो लग्न राशि मतलब चंद्र कुंडली के आधार पर। तो गोचर जब भी देखा जाता है वो चंद्र कुंडली के आधार पर ही देखा जाता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। यदि आपको अपनी चंद्र राशि या चंद्र कुंडली के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने बोलते हुए नाम के राशि के आधार पर भी आज का कार्यक्रम देख सकते हैं। चलते हैं फटाफट मेष राशि के ग्रह गोचर को समझ लेते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें तो यहां पर आपके षष्ठम भाव के अंदर भगवान सूर्य संचरण करेंगे। कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जो आपको यहां पर षष्ठम भाव यानी जो शत्रु का भाव होता है, रोग का भाव होता है और ऋण का भाव खासकर हम लोग इसको मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके इस भाव पर बुध के घर में आकर के यह पराक्रम फैलाएंगे और जब आपका यहां पर पराक्रम पुष्ट होगा तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि आप किसी प्रकार से भी शत्रुओं से घिरे हुए थे। आपके आंतरिक शत्रु हो सकते हैं, आपके बाह्य शत्रु हो सकते हैं, आपके पारिवारिक शत्रु हो सकते हैं, कोई भी शत्रु यहां पर हो। यह अंतर्द्वंद भी कई बार हमारा शत्रु बन जाता है। तो ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी यह भगवान सूर्य के यह गोचर यहां पर आपके लिए समाप्त करने वाला है। तो आपके लिए मेष राशि के लिए ये यहां पर षष्ठम भाव के अंदर जो गोचर रहेगा इसका काफी लाभ आप ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो दृष्टि रहने वाली है 2, 3, 4, 5, 6 और 7 व्यय भाव पर रहेगी। खर्च की बाहुलता यहां पर बनी रहेगी। कहीं विशेष आपकी तीर्थ यात्रा भ्रमण आदि का भी यहां पर प्रोग्राम बन सकता है, तो आपके लिए काफी अच्छा भी है और आपको इसका लाभ लेना भी चाहिए। दूसरा यहां पर अगर देखा जाए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आपने कोई ऋण लिया हुआ है तो आप उसको चुकता करने के लिए भी आपके लिए सही समय हो सकता है। तो कुल मिलाकर मेष राशि के लिए देखा जाए तो यह संचरण आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। रोग ऋण रिपु और शत्रु से आपको निजात देने वाला रहेगा। साथ ही साथ खर्च जहां बढ़ेंगे वहां आप वेस्ट नहीं इन्वेस्ट में आप परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। मेष राशि के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो मेष राशि वाले जातकों को नियमित रूप से प्रातःकालीन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। वैसे तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन चूंकि राशि के हिसाब से आपके षष्ठम यहाँ पर भगवान सूर्य आ रहे हैं तो उनको और आप प्रबल करें और अधिक बल उनको प्रदान हो और उनकी कृपा आपको मिले, इसके लिए नियमित रूप से सूर्य अर्घ्य आप प्रदान करें। सूर्य उदय से पहले करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्राप्त होंगे। सूर्य अर्घ्य के विधान को लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ, वीडियोस के लिए बनी हुई, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं जल्दी से। वृषभ राशि के लिए संचरण पंचम भाव के अंदर रहेगा। जो विद्यार्थी जो बच्चे जो यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे उनका मन नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बना हुआ था,
अब उन लोगों को यहाँ पर अच्छा प्रभाव इनका मिलेगा। सावधानी किनको रखनी होगी? देखिए, एजुकेशन के फील्ड में जो भी बच्चे हैं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन की बात करें, पंचम भाव में यह मंगल और सूर्य की युति यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगी, खासकर शिक्षार्थियों को। उन विशेष माताओं को यहाँ पर ध्यान रखना होगा जिनके गर्भ में कम से कम 3 से 5 महीने के शिशु, 1 से 3 महीने के शिशु जो पल रहे हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर अपने गर्भ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, इस भाव में सूर्य और मंगल दोनों आपके संतति के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जो बेसिक रूप से जो है 3 महीने 4 महीने तक के जिनके गर्भ, उसके बाद वालों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी और सूर्य की भी रहेगी। आप जहां मेहनत खूब कर पाएंगे तो वहां मेहनत के साथ साथ रहमत भी होगी। कई बार होता क्या है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुकूल हमें परिणाम नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिलहाल जो दशा गोचर है, गोचर काल जो है, दशा काल नहीं, गोचर काल जो है, वैसे तो ये सभी आप अपने जो ग्रहस्थितियां वास्तविकता हैं, आपके जन्मांक समय की स्थिति है, उसको लेकर बेहतर यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपके लिए यह गोचर काल कहीं ना कहीं आपके आमदनी के साधन और स्रोतों को बढ़ाने वाला यहाँ पर होगा। धनागम की श्रेष्ठ स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। दोनों ग्रह यहाँ पर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर पराक्रम भी आपका रहेगा और धनस्थिति को मजबूत करने का संयोग भी यहाँ पर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी यानी मिथुन राशि। कैसा रहेगा इन जातकों के लिए? आपका देखा जाए चतुर्थ भाव के अंदर यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों ही फिलहाल विराजमान रहेंगे। ग्रह गोचर की स्थिति कहती है कि सुख साधनों में वृद्धि यहाँ पर होगी। खासकर जो लंबित कार्य थे उनमें यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर वो कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही साथ आपको सुख, फैमिली का जो यहाँ पर जो है परिवार के साथ जो सुख है, उनके साथ घूमने फिरने का अवसर है, ये सब आपको तमाम प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होंगे। पारिवारिक स्थितियों में कहीं ना कहीं आप बड़े व्यस्तता का भी यहाँ पर माहौल देखा जा सकता है। आप घर से बाहर इंडोर में भी हैं या आउटडोर में भी हैं, दोनों ओर से आपको व्यस्तता का माहौल बना रह सकता है। घर में मेहमान इत्यादि आने से भी व्यस्तता बढ़ी रह सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ये दशा काल यहाँ पर आपके लिए भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भाव के अंदर यह संचरण करेंगे और पराक्रम की यहाँ पर वृद्धि कराएंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी एनर्जी हमारे अंदर रहेगी, काफ़ी अच्छे से यह कार्य कर पाएंगे और बेहतर प्रदर्शन इस महीने रहने वाला है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव के अंदर पराक्रम में यह होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पराक्रम बना रहेगा, जोश बना रहेगा और उसी में कार्य भी आप करेंगे। लेकिन बीच बीच में अगर देखा जाए तो मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, भाई बहनों के साथ हो सकती हैं, परिवार में हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर मधुरता बनाए रखनी होगी। अगर हम बात करें दृष्टि की तो यहाँ से 2 3 4 जो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी। भाग्य आपका साथ देता रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा और भाग्य जब आपके साथ में हो तो आप जो भी काम करते हैं उसमें निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्रदान होती है, इसमें कोई भी शक यहाँ पर नहीं। उपाय की बात अगर कर्क राशि वालों को करें तो आप भी भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें और साथ ही साथ आपको यहाँ पर गुड़ का दान और साथ ही साथ मसूर का दान करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि के जातकों की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लिए ग्रह गोचर की स्थिति क्या कह रही है? सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के अंदर यह गोचर का संचरण रहेगा। आपको क्या करना होगा? धन भाव के अंदर यह संचरण जब रहेगा तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि धनागम की स्थितियों को मजबूत करने वाला होगा। धन की स्थिति यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगी, अत्यधिक आपको सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई पारिवारिक कोई संपत्ति थी, पैतृक प्रॉपर्टी कोई थी, उसको लेकर कोई विवाद चल रहा था या उसके आने में आपको कोई यहाँ पर कारण अवरोधता प्रकट हो रहा था, तो अब आप यहाँ पर जो है सूर्य भगवान की कृपा से वह अपने पक्ष में करने में कामयाब हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अष्टम भाव 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव के अंदर दृष्टि रहेगी, कहीं ना कहीं आपको की आयु वृद्धि यहाँ पर होगी, धन वृद्धि होगी और आपका यश और प्रपंच जो आपका वैभव है उसमें यहाँ पर सूर्यदेव आपको निश्चित रूप से विस्तार कराएंगे। सिंह राशि के जातकों आपको भी भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देना चाहिए।
ओम भवान भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे छोटे छोटे मंत्रों के द्वारा आप अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। और वैसे भगवान सूर्य की अर्घ्य देने की जो विधि है, मंत्र है, उसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में कन्या राशि की। कन्या राशि पर ही चूंकि यह संचरण काल रहेगा और लग्न में स्तुति बनती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्रोध आवेश ये बढ़ना बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, और बहुत अत्यधिक उत्तेजना में आकर कोई कार्य नहीं करना है। वाणी का संयम आपको बनाकर रखना है, वाणी में सरसता मधुरता बनाए रखना है, और कहीं ना कहीं फिजिकली आप जो बहुत मेहनत करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानियां बरतनी पड़ेगी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर रहेंगे और सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, दोनों ही 7th हाउस को देखेंगे। बात आपकी चाहे लव लाइफ की हो, मैरिड लाइफ की हो आपकी, या फिर पार्टनरशिप में कोई भी काम आप कर रहे हैं, इन तमाम के साथ में आपको जो है कहीं ना कहीं आपके तालमेल को बहुत अच्छे से बना के रखने की आवश्यकता है। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति बदल सकती है, थोड़ा सा प्रतिकूल परिणाम हो सकता है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मौन सूत्र या फिर कम बोलें या फिर उचित बोलें या फिर समय के अनुसार बोलें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको मसूर की दाल का दान करना चाहिए, जल प्रवाह भी आप इसमें कर सकते हैं। लाल वस्त्र किसी आवश्यक जिसको उसकी आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को आपको उसका दान कर देना चाहिए। अब हम तुला की बात कर लेते हैं। तो तुला के लिए संचरण काल आपके द्वादश भाव पर रहेगा। खर्चों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अचानक से खर्चे बहुत तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक चीज और भी है कि कोई मामले विवाद में बदल जाए और विवाद में भी आपका खर्च होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए ग्रह गोचर स्थिति में आपको कहीं ना कहीं विवाद से दूर रहना होगा। विवाद से किसी प्रकार का नाता ना बनाए। आपको मौन आपके लिए बहुत बड़ा शस्त्र हो सकता है। आप इसी अनुसार चलेंगे तो आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव के अंदर दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं रोग कर्ज इत्यादि से आप पीड़ित थे तो आपको यहाँ पर निजात दे सकते हैं भगवान सूर्य। नियमित रूप से प्रातःकालीन एक ताम्र पात्र से आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम भानु भास्कराय नमः, घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, खगाय नमः, इन सब मंत्रों से आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। बात हम वृश्चिक की कर लेते हैं। तो वृश्चिक के लिए गोचर काल आपके एकादश भाव में रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आय के स्रोत यहाँ पर बढ़ेंगे निश्चित रूप से। मंगल भी यहाँ पर रहेंगे, पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ इसकी दृष्टि देखी जाए तो पंचम भाव उसके अंदर रहेगी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसी स्थिति में उन माताओं को विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए जिनके गर्भ में कम से कम 3 से 4 महीने तक के जो शिशु हैं, ऐसी गर्भवती स्त्रियों को यहाँ पर जो है थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है, और उनको यहाँ पर पंचम भाव प्रेरित कर सकता है। कहीं ना कहीं जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं जो बच्चे हैं उनका मन थोड़ा सा उच्चाटन की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान भास्कर को नियमित रूप से अर्घ दें और हनुमान चालीसा का नियमित शाम को जरूर पाठ करें। चाहे आप एक ही पाठ करते हैं, तो एजुकेशन आप किसी भी प्रकार की ले रहे हैं तो आपको ये निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर मिले। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए ये संचरण काल दसम भाव के अंदर रहेगा। अगर पिता से पहले से कोई विवाद चल रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ नरमी के साथ में व्यवहार आपको बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि पिता के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। कोई राजनीतिक या फिर कोई संवैधानिक पदों पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ आपको नहीं उलझना चाहिए, या आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। किसी प्रकार से ठेकेदारी का कार्य आप करते हैं, राजकीय कार्यों में आपका सहयोग रहता है, आप वहीं से अर्निंग के स्रोत आपके बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तब भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह दशा काल आपको यहाँ से संबंधित क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा नरमी इनके साथ में आपको साथ साथ सामंजस्य मिलाकर के यहाँ पर चलाएगा, लेकिन आपको सावधानियां थोड़ी रखनी होंगी। सूर्य के मंत्र का आपको जप करना होगा ताकि आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलें। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, तो दृष्टि यहाँ पर जहाँ पड़ेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित सुख संसाधनों में आपकी यहाँ पर निश्चित रूप से वृद्धि भी कराएंगे। कोई प्रॉपर्टी का कोई मामला है, कोई प्रॉपर्टी आप जोड़ना चाह रहे थे, या कोई वाहन आदि का संयोग आप इस महीने प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए यह संचरण काल आपके भाग्य विभाग के अंदर रहेगा। कहीं ना कहीं भाग्य में उन्नति कारक रहेगा।
जो बाधाएं थी, जो विघ्न पड़ रहे थे, उनमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर निजात मिल सकता है। आप आगे बढ़ने की प्रचुर संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात हम दृष्टि करें तो यह पराक्रम भाव के अंदर दृष्टि बनेगी, पराक्रम का योग भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व फैलेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या फील्ड में कोई वर्क आप करते हैं, पत्रकारिता जगत में है, तो आपको भी यहाँ पर अच्छे लाभ, यहाँ पर परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। आपको यहाँ पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि के लिए यह गोचर काल अच्छा रहेगा। कुंभ, आपको जो है उपाय की हम बात करें तो आपको भी भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए नियमित रूप से, और सूर्य मंत्र के ही आपको जप करने चाहिए। आप माणिक्य की माला भी धारण कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए यह संचरण काल आपके अष्टम भाव के अंदर रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ आप जो है रोग से पीड़ित हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। धनागम की हम बात करें, धन स्रोतों की आप बात करें तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कर लेना चाहिए, आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर आपके इफेक्ट आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर जरूर रखना चाहिए। आप तांबे का कोई पात्र, उसे गेहूं से भरकर उसको दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हो सके तो पंच पात्र, जो संध्या बंदन आदि के काम आते हैं, पूजा में काम आते हैं, ऐसे पात्रों को, ताम्र पात्र को भी आप दान कर सकते हैं। सूर्य अर्घ आपको नियमित रूप से देना है। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब हम अंतिम में बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति यहाँ पर बनने वाली, आपके 7th हाउस के अंदर ये योग बनेगा। 7th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं ये गोचर काल आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में ये खटास पैदा कर सकती है, यहाँ पर तकरार पैदा कर सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपको तालमेल बिठाकर कार्य करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर घाटा हो सकता है। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य पर, तो स्वास्थ्य पर भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार से फील्ड वर्क कोई करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। धनागम की स्थितियां यहाँ पर अच्छी बनी रहेंगी, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सामान्य ही लगभग ये रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य आपको खासकर ध्यान में रखना होगा। और किसी के साथ भी, खासकर कोई भी पार्टनर है तो आप उनको, उसके साथ में किसी प्रकार के मतभेद या विवाद आपको यहाँ पर पैदा नहीं करना चाहिए, आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय के लिए अगर हम बात करें तो आपको बहुत सरल उपाय है। आप ताम्र पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ दें और नियमित रूप से ओम भानुभास्कराय नमः, घृण सूर्याय नमः, इस प्रकार से मंत्रों का आप बोल करके आप अर्घ दे सकते हैं। और ओम सूर्याय नमः बहुत छोटा मंत्र है, आप इसके लिए 108 बार जप कर सकते हैं। चाहे आप करमाला कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला से भी आप जप कर सकते हैं। संध्या काल में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अत्यंत सुखद और अच्छा रहेगा। दर्शकों, यदि मेष से लेकर मीन तक की राशिफल की चर्चा आप बने रहें। कोई प्रश्न आपका होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।